अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। आप सब सर को जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी देखते हैं और डिफरेंट जगह हम उन्हें दूसरे चैनल्स पर भी सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आजू जी, आपने बुलाया। ऑलवेज अ प्लेजर जब भी आप मुझे बुलाती हैं। थैंक यू सो मच। और सर आप इतनी खूबसूरत जगह गोवा में रहते हैं कि हम जो है वो हमें दिल्ली देखने का और इलाहाबाद या प्रयागराज देखने का तो बहुत ही शौक है, लेकिन गोवा देखने का भी बहुत शौक है। हमने मूवीज में बहुत देखा है गोवा आप जो है। आइए, और आपका स्वागत है। हम आपको एयरपोर्ट लेने आ जाएंगे, आपको एयरपोर्ट से लेने तक और वापस छोड़ने तक। आपको ना तो कुछ खर्चे के बारे में सोचना है, ना घर के बारे में सोचना है, ना खाने के बारे में सोचना है, ना घूमने के बारे में सोचना है। एवरीथिंग ऑन मी। आप बस आ जाइए। नहीं, बहुत शुक्रिया। और ये तो मुझे पहले से ही कंफर्म है कि मुझे कुछ भी नहीं सोचना होगा, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके के टर्म्स चल रहे हैं तो मुझे अभी लगता है नहीं है कि इस जन्म में आना होगा। हो सकता है अगले जन्म में आना हो, लेकिन ये आइए। जरूर है कि हमें देखने का बहुत शौक है। और मैं तो खुल्लम खुल्ला कहती हूँ कि जी, चाहे वो दिल्ली हो या प्रयागराज हो, मुझे अपना सा लगता है, क्योंकि जाहिर है मेरे पेरेंट्स वहां से आए थे, तो मुझे तो हमेशा से, मैं अगर कोई मुझे कहे कि आप दिल्ली से हैं या आप प्रयागराज से हैं तो मैं तो हाँ कर देती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ पाकिस्तान से भी हूँ, लेकिन ये कि जाहिर है मेरे पेरेंट्स वहीं से आए थे, तो मुझे तो बहुत ज्यादा उस बड़ा जगह से ही अटैचमेंट है एक तरह की। बड़ा ही मूर्ख इंसान होगा जो आपको कहे कि आप इंडियन नहीं हो या भारतीय नहीं हो। आपके दादाजी या पिताजी लोग प्रयागराज से थे, मैं बनारस का हूँ। हम आप ज्यादा क्लोज हैं बशर्ते कि किसी पाकिस्तानी से, बिकॉज हमारी तो जड़ें हैं वहां से। प्रयागराज और हम्म। बनारस की जड़ें मिलती हैं, इसीलिए शायद आपके साथ सारे बनारसियों का अच्छा पड़ता है। जितने भी बनारस के रीजन के लोग हैं उनसे आपकी विशेष दोस्ती हुई है। तो आप एक क्या, से पढ़ा है, एक बनारस वाला है जिससे मेरा आजकल 36 का आंकड़ा चल रहा है, वो लेकिन ठीक है। खैर। वो बनारसी ऐसे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर बनारसी जो है उनका प्रयागराजियों के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता चलता है। वो कहते हैं एकदम बगल बगल में है। तो अब हमको और आपको कोई कैसे अलग कर सकता है अर्जुन जी? ये तो मानने की बातें है ना। मानने तो आदमी अपने हाँ पड़ोसी को बिल्कुल। नहीं माने। मैं तो डेफिनेटली मानती हूँ, और मैं तो चाहती हूँ कि टर्म्स अच्छे हो हिंदुस्तान पाकिस्तान के, ताकि आप लोग भी यहाँ पर आए और हम भी वहां पर आए। और डेफिनेटली कभी ना कभी, जैसे मैंने कहा, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में जो है वो सही होगा। और बाकी सभी लोग नहीं, बहुत ईश्वर अच्छे करेगा तो हैं, आप चाहे इसी वो, जन्म में आएंगी। मेरा पूरा यकीन और है आप। सभी लोग बहुत अच्छे मिले हैं, चाहे वो बनारस के हों या कहीं के भी, दिल्ली के, हर जगह के लोग मुझे बहुत अच्छे मिले। वो जिनसे 36 का आंकड़ा है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चलता रहता है, दोस्तों में लड़ाइयाँ होती रहती है, कोई खास बात हाँ, नहीं महंगाई बढ़ है। गई है, 36 से 26 का हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ब्रुनाई और इंडिया जो है वो भी मिलकर काम कर रहे हैं, और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि एग्री किया है डिफेंस, यानी कि डिफेंस में जो है वो मिलकर दोनों काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्या करने जा रहे हैं आपके ख्याल से? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी गए हैं वहाँ पे ब्रुनेई में, उनका जो स्वागत हुआ, पहली बात तो इनविटेशन आया था उनको, ठीक है ना। अब इनविटेशन आने के बाद से उनको जो जिस तरीके का स्वागत किया गया वो आपके सामने है, क्योंकि वो आ करके उनके जो सुल्तान है उन्होंने उनको खुद से वो किया। मोदी जी ने मस्जिद भी गए, आप देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई सऊदिया के किसी या किसी अरबी प्रिंस को लेके हम मंदिर में जाते होंगे भारत के, ठीक है ना। हालांकि जो अबू धाबी के जो प्रिंस थे वो गए थे जब उन्होंने मस्जिद खोली थी वहां पे, क्या नाम है, अबू धाबी में, तो वो उसका इनॉग्रेशन में गए थे, जो स्वामी नारायण मंदिर है। मगर वो जब आते तो हम उनको नहीं लेके जाते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की मस्जिद में जाके एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है ना। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को वो करते हैं, गलत बताते हैं। सो ये हमारी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का वो था। देखिए, हमारे अगर आप वेस्ट में जाए ना तो हमारी दुश्मनियां ही चल रही हैं, पाकिस्तान हो गया या उधर से जो हो गया, उससे हमें काफी गर्म हवा आई। सो इंडिया ने एक लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई। उसके बाद ये था कि लेट्स लुक ईस्ट टुवर्ड्स, और अब उस पे एक्ट ईस्ट, यानी कि नाउ टाइम हैज कम टू अप्लाई। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नतीजा है। ब्रुनेई गए वो, 40 साल से जब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बने हैं वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो गए हैं। ब्रिटेन और हमारी जो कॉमन विरासत है, ब्रुनेई एक समय प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था आपका ब्रिटेन का, और उसके पहले जो थे वो कॉलोनी थे ब्रिटेन की, इंडिया भी कॉलोनी थी ब्रिटेन की।
प्रोटेक्टोरेट सिस्टम जो है लीग ऑफ नेशन जब बना था तो उसके अंदर में ये हुआ था कि डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस को शुरू करना, और उसमें जो कंट्रियां खुद को गवर्न करने के सक्षम में नहीं थी, उनमें क्षमता नहीं थी, तो उनको जो कॉलोनाइजर्स होते थे वो उनके प्रोटेक्टोरेट में डाल दिया जाता था, ताकि उनकी जिम्मेदारी ये होती थी कि उनका सिविल और दूसरे जो गवर्निंग मैकेनिज्म है उसको कैपेसिटी बिल्डिंग करके डेवलप किया जाए और फिर अल्टीमेटली उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। सो ब्रुनेई और हम काफ़ी कुछ कॉमनैलिटीज़ है, और अब ब्रुनेई जो है इट ऑल्सो वांट्स टू कोऑपरेट विद इंडिया ऑन मेनी टर्म्स, चाहे वो LNG हो, एक बहुत बड़ा सोर्स है LNG का ब्रुनेई जो है। उसके बाद जो एनर्जी सेक्टर है, दे ऑल्सो वांट टू कोऑपरेट विद इंडिया और दे वांट टू लर्न फ्रॉम इंडिया, जो स्पेस है और दूसरी साइंटिफिक अचीवमेंट है उस पर भी हमने काम किया, वो हमसे हाथ मिलाना चाह रहे। तो इंडिया हैज लॉट टू ऑफर। देखिए, इंडिया विश्व गुरु है, इंडिया हैज लॉट टू ऑफर टू मेनी कंट्रीज जो इंडिया से लेना चाहते हैं, जो इंडिया से सीखना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के सीखने के दिन गए। नाउ टाइम हैज कम, जिसे कहते हैं ना कि क्लॉक हैज कंप्लीटेड वन सर्कल, इट हैज कम टू द राउंड पॉइंट, कि अब भारत को अपना जो विश्व गुरु वाला पहचान है वो वापस लेना पड़ेगा, और उसके तहत हमें अपने आसपास के जितने हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, उनके यहाँ पे इस तरह के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, अपनी कल्चर के प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, और वो हम करेंगे। वो ये दिखा भी कि हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, LNG और जितने भी तरीके के वो कोऑपरेशन हो सकते थे वो हम करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये कि ये चूंकि साउथ चाइना सी जो है जिसपे चाइना अपनी हेजमनी दिखाता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा अनक्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ये जो यूनाइटेड कन्वेंशन जो है लॉ ऑफ सी का, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ द सी, क्योंकि आपको पता है दुनिया का सिर्फ मेरे ख्याल से 22% ही लैंड मास है, बाकी 78%, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ फैक्ट्स अब भूल जाता हूं मैं, सो 78% जो है वो वाटर है दुनिया का, जिसमें से समुद्र जो है वो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा प्रतिशत में है। सो जो सी रूट्स हैं वो बल्क ऑफ द जो दुनिया का ट्रेड होता है 90% टू 95% ऑफ द ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, वो सी रूट से होता है। और उसमें चाइना जो अपनी हेजेमनी बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि ब्रुनेई के साथ, ब्रुनेई साउथ चाइना सी के उसमें आता है, तो वो उसको भी उन्होंने अंडरस्कोर किया। और अगर आप कहेंगे तो मैं प्रधानमंत्री मोदी का वो कोट मैंने रखा हुआ है, वो मैं पढ़ देता हूँ। वी सपोर्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट अंडर इंटरनेशनल लॉज लाइक अनक्लॉज। वी सपोर्ट द पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉट एक्सपेंशनिज्म। उन्होंने चाइना के ऊपर बिल्कुल कमेंट किया बिना नाम लिए, क्योंकि जब वो एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं, यानी कि अपने दायरे को बढ़ाने की बात करते हैं, ही ऑलवेज रेफर्स इट एज टू चाइना। एक्सपेंशनिज्म जब भी वो बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो उनके निशाने पर चाइना होता है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि साउथ चाइना सी में फ्री ट्रेड हो, फ्री नेविगेशन हो, लोग आराम से आए जाएं, कोई उसमें बैरियर ना हो, कोई उसमें रुकावटें ना हो, और हम इसका सपोर्ट करते हैं। चाइना को भी मैसेज था और ब्रुनेई के लिए भी मैसेज था कि आपके साथ, आपके सॉवरेन इंटरेस्ट में इंडिया खड़ा है। साउथ चाइना सी में आपको चाइना की हेजमनी से डरने की जरूरत नहीं है, इंडिया इज टुगेदर विथ यू। और जैसा मैंने कहा कि अरब कंट्रीज ने इंडिया की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, और ये उसका और उदाहरण है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और खैर इस तरह की तो हम अक्सर ही देखते हैं कि भारत जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से काम किया जा रहा है। और अगर हम बात करें यूएई की, अबू धाबी की, तो अबू धाबी के साथ भी जो है वो टेक्नोलॉजी में, और कहा यह जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो ओपन किया है अबू धाबी में। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सेम चीज, सेम कॉइन, सेम रिजल्ट, डिफरेंट कॉइन आप कह ले। प्राण, जैसा मैंने कहा कि भारत इस इलाके में, देखिए अब ये जो यूएई है ना, इसको समझना पड़ेगा। यूएई हमेशा वेस्टर्न चीजों को वैल्यू देता है। अरब जो है वो वेस्ट को बहुत वैल्यू देते हैं, चाहे नॉलेज हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि उनको पता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उनको ये पता है कि इस्लाम का जो नेक्स्ट स्टेज आएगा, ये जो अभी इस्लाम का आप ये वाला फॉर्म देख रही है, इसका जब रिफॉर्म्ड वर्जन आएगा तो वो भी यूरोप के ही रास्ते पे जाएंगे, ठीक है ना।
तो और आपको याद भी होगा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा था कि हम 5 साल में अरबिया को वो बना देंगे जो यूरोप था। ये स्टेटमेंट आपको याद होगा। तो जब वो कह रहे हैं कि हम यूरोप बनाएंगे, इसका मतलब क्या है भाई? वो तो गर्म जगह है और यूरोप ठंडी जगह है, अरबिया गर्म जगह, टेम्परेचर या ज्योग्राफी, और उसकी तो वो बात कर नहीं रहे होंगे। वो किस चीज की बात कर रहे थे? वो बात इसी इमेंसिपेशन की और इसी सेक्युलराइजेशन और जो जो डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहे थे। इसलिए यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अबू धाबी में उन्होंने आईआईटी दिल्ली को इनवाइट किया, क्योंकि उनको पता है कि आईआईटी दिल्ली जो है, या जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को लोग, बहुत से लोग नेहरू एरा से जोड़ देते हैं, उनमें उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको टेक अवे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में सदियों से हैं, हजारों साल से, ठीक है ना। जैसे आप अगर मंदिरों को काट करके बिना गारा चूना मिट्टी पत्थर के, अरे सीमेंट के, अगर आप बना रहे हैं वो मंदिर और भवन का निर्माण कर रहे हैं, तो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो उन्नत होगी ना। यदि आप ये जान रहे हैं कि अर्थ जो है वो गोल है, राउंड है, मोशन में है, तो ये आपकी साइंटिफिक अचीवमेंट के बारे में बोलता है ना। सो इंडिया की ये, इंडिया के डीएनए में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया ने जीरो दिया, काउंटिंग दी, साइंस दिया, क्या नहीं दिया इंडिया ने, ठीक है ना। सो इसलिए इंडिया जो जो उन्होंने चुना है कि मोहम्मद, मेरे ख्याल से खलीफा यूनिवर्सिटी कोई है वहां पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शेख खालिद बिन जो बिन मोहम्मद बिन जयाद साहब हैं, क्राउन प्रिंस, वो हैं इसके चेयरमैन। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये जो बन रहा है आईआईटी दिल्ली और अबू धाबी सेंटर, इसके चेयरमैन हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के। अब आप सोच लीजिए। सर, हाँ जी 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 आप बात कीजिए, सॉरी। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि आईआईटी दिल्ली का जो है वो खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ जो उनकी है टाई अप होगा, और टाई अप हुआ है, जिसमें कि रिसर्च को लेकर के ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स, शेयरिंग ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज एंड लैब स्पेसेस, मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंजेस, ये सब होगा। वहाँ की फैकल्टीज यहाँ आएंगी, यहाँ की फैकल्टीज वहाँ जाएंगे, यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे। जो लैब होगा उस लैब को दोनों कंट्रीज एक्सेस करेंगे एक दूसरे की। रिसर्च फैसिलिटीज होगी। सोचिए, जो अगर आप जॉइंट एफर्ट दे रहे हैं, यूएई के पास अभी बहुत पैसा है तेल का, तो हमारा पैसा और यूएई का पैसा डबल हो जाता है। आरएनडी जो हम करेंगे वो हम वेस्ट को टक्कर दे सकते हैं। जैसे अमेरिका ने जब पैसा डाला था सऊदीया के साथ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, तो रशिया उससे मैच नहीं कर पाया। यूएसएसआर जो था उस समय, यूएसएसआर couldn't match the combined resources of America and Saudi Arabia। उसी तरीके से जब ये रिसर्च के लिए अगर हम 1 बिलियन डाल रहे हैं और 1 बिलियन यूएई भी डाल देगा, आप सोच रही हैं द काइंड ऑफ फैसिलिटी, द काइंड ऑफ रिसोर्सेज। और इंडियन ब्रेन्स को तो आज दुनिया मान चुकी है। अब इस पे तो हम अगर आपके साथ 1 मिनट भी बोलें तो व्यर्थ जाएगा, बिकॉज दैट हैज बीन प्रूवन अक्रॉस द ग्लोब दैट व्हेन इट कम्स टू ब्रेन, इंडिया इज द बेस्ट एक्सपोर्टर। ठीक है ना। वैसे सर एक चीज है कि सर, एक चीज बड़ी अजीब सी, जो कि अजीब तो नहीं कहनी चाहिए लेकिन फैक्ट है, वो ये कि दुनिया की जो 100 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एक यूनिवर्सिटी भी जो है वो इस्लामिक कंट्री में नहीं है। समझ लीजिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके पास तो पैसा बहुत है, चले हमारे पास तो पैसा नहीं है और कई दूसरे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में एक भी जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड में या इस्लामिक कंट्री के अंदर, गल्फ कंट्री हो या कोई भी, उसमें नहीं है। और ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर गल्फ कंट्रीज को सोचना चाहिए, इसलिए कि उनके पास तो पैसा है, वो ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अब जो नया चेंज आया है जिसमें आपने देखा कि यूएई में भी जो है, और वो भारत की तरफ से भी जो है इस किस्म की इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जा रहे हैं, कोई चेंज आता दिख रहा है आपको गल्फ कंट्रीज में या इस्लामिक कंट्रीज में? रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी मुझे कभी प्रभावित नहीं करती है, लेकिन फिर भी चूंकि अब आप कह रही हैं तो ये फैक्ट तो है, उसको हम लेके चलते हैं। ये तो अभी 10-15-20 साल पुराना गेम है, अब शुरू हुआ है और अब यूएई आएगा, अब ये जाएंगे। अभी तक तो ये अमेरिका के कहने पर इस्लाम फैला रहे थे, मदरसे खोल रहे थे, इनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। पाकिस्तान में जितने मदरसे हैं उसमें तो यूएई का, मतलब जो अरबी वर्ल्ड है उनका तो बहुत कंट्रीब्यूशन है ना। तो अब अरबिया ने दुनिया को मदरसे दिया, हमने अरबिया को क्या दिया? आईआईटी दिल्ली। इसको समझना पड़ेगा आपको। हमने भी एजुकेशन सिस्टम दिया और मदरसे ने भी आपको, अरबिया ने भी एजुकेशन सिस्टम दिया। एक को आप दिन रात गाली देती हैं,
कि हमारे जी मत्थे पड़ गए जी, मदरसे बड़ी प्रॉब्लम में है, ठीक है ना। और हम जो ये आईआईटी देने जा रहे हैं उससे वो, उसी से वो चांद पे जाएंगे, उसी से वो दुनिया को नए तरीके से देखेंगे, और वो जो खुलापन उनके समाज में आएगा, जो चीजों को समझने का तरीका जो बदलेगा, नजरिया जो बदलेगा, वो उन्होंने, दे हैव, आरजू जी समझिए इसको, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ चुके हैं। और किससे कर रहे हैं वो टाई अप किसी वो क्रिश्चियन से भी नहीं कर रहे हैं। बुत परस्त जिसको आप कहती हैं, भारत पाकिस्तान में एक नजस कंट्री मानी जाती है, ये गंदे लोग हैं जी, उसके साथ वो टाई अप कर रहे हैं। सोचिए आपकी कायदे आजम जिन्ना यूनिवर्सिटी जो है, वो कभी आईआईटी या किसी के साथ, वो जैसे ही हुआ कि जी इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ हमें टाई अप करना है, तो जी उन्होंने आधे पाकिस्तान को रोड पे ले आना है जी, कि ये क्या हो रहा है, बुत परस्ती के यूनिवर्सिटी में अब हम जा रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। लेकिन आप उनको देखिए, वो यहूद और हनूद के साथ वो मिल रहे हैं भाई, वो हनूद के साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी का टाई अप खोल के ताल ठोक दी। उन्होंने कहा जी हम बढ़ चले रास्ते पे, और आपसे वो कह रहे हैं कि तुम रखना अपना ध्यान साथियों, हम तो चले आगे, तुम मदरसे में बिजी रहो, वहां पे जो है उससे खुश रहो, लेकिन हमने आईआईटी दिल्ली को अपना लिया। आप सोच रही हैं द काइंड ऑफ इंपैक्ट इट विल क्रिएट इन द सोसाइटी, और वो क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को। वो चाहते तो पाकिस्तान को चूज कर सकते थे, एक इस्लामिक कंट्री थी, बिरादराना इस्लामिक मुल्क। आप तो हमसे इसीलिए जहरीले टमाटर आप नहीं खाना चाहती क्योंकि भैया इसमें बुत परस्ती का जहर डूबा हुआ है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टमाटर आलू सब खा सकती हूँ। नहीं, बाकी जो लोग हैं जो जहर बुझे बुत परस्ती वाले टमाटर को नहीं खाना चाहते, अब उनको सोचिए कि अरबी क्या करेंगे। अरबियों ने पहले अबू धाबी में मंदिर खोला, अब कह रहे शिक्षक भी आ जाओ, अब उन्होंने आईआईटी भी खोल दिया। जरा सोचिए उनका मानसिकता कहां जा रहे हैं आरजू जी, और आप कहां जा रही हैं, आपके लोगों की प्रायोरिटी क्या है। और जरा अबू धाबी की प्रायोरिटी, यूएई की प्रायोरिटी देख लीजिए, और जो आज यूएई कर रहा है वही 5 साल बाद सऊदी अरेबिया करेगा, ये लिख के ले लीजिए। आप यहां भी पिछड़ गई, यहां भी इंडियंस ने खोल दी अपनी यूनिवर्सिटी टाई अप। यार यूएई तो पहले ही गल्फ कंट्रीज में या सऊदी अरब वगैरह से बहुत बेहतर है। वहां पर आप अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, उनको आजादी है, जो मर्जी पहने, कोई मुड़ कर नहीं देखता हमारे यहाँ की तरह। कैसा लगे जैसे पता नहीं जीन्स पहन लिए तो कौन सा वो कर दिया कि आते जाते लोग देखेंगे, तो वो भी नहीं है वहां पे। वहां तो लोग अपनी मर्जी का ड्रेस पहन के घूमते हैं। अबाया पहनना है वो भी पहन सकते हैं, जीन्स और स्कर्ट भी लोग पहन सकते हैं, कोई मना नहीं। रीजन मैं बता दूं आपको, एक तो वो नॉन अरब्स के लिए वो कोई कपड़ा पहन सकती है, अरबिक लड़कियां वो कपड़ा नहीं पहन सकती जो नॉन अरबिक पहनती है। जैसे एक अरबी लड़की वो अगर शॉर्ट में पहन के जाएगी तो बवाल मच जाना, वहां पे वो नहीं हो सकता। नहीं यूएई में ऐसा नहीं है, यूएई में तो कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं, मैं यूएई गया हूं तो मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आई एम रेडी टू बी करेक्टेड। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि वो यूएई जो कर रहा है, सऊदिया उसी पाथ पे आएगा, क्योंकि यूएई का छोटा भाई है, बड़ा भाई है सऊदिया। एक लोग हैं, ये एक तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना। और मोहम्मद, मैंने आपसे कहा, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा है कि हम 5 साल में कतर बदलेगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं वो वाला क्लिप चलवा दूंगा जिसमें वो कह रहे हैं बैठ करके कि हमें ज्यादा इंतजार करने का मेरे पास पेशेंस नहीं है। वो बोल रहे हैं कतर बदलेगा, ब्रुनेई बदलेगा, बहरीन बदलेगा, यूएई तो है ही है, वो सब हम बदल के रख देंगे। हम बनने जा रहे हैं यूरोप। आपको वो सुनना चाहिए, मोहम्मद बिन सलमान, सुना है आपने? सुने उन्होंने कहा है कि यूरोप बना देंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। उसमें तो आप कहेंगे मौलाना भी बहुत भड़क गए थे, कह रहे थे ये तो यहूदियों की औलाद है, ये ऐसे बोल रहा है। उन्होंने तो अगर बहुत सी चीजें कही है मोहम्मद बिन सलमान ने, जिससे मैं एग्री करती हूँ। तो कर दीजिए अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं, मैंने सुना है, डेफिनेटली सुना है। ये देखिए नीचे मैंने ला दिया, ये मेरे ख्याल से दिक्कत क्यों नहीं है, ये फ्री है, सऊदी अरबिया इंग्लिश है, ये सबके लिए। नहीं सर, वो कॉपीराइट आ जाता है, मैं सॉरी प्ले नहीं कर पाऊंगी, कॉपीराइट आता है इस पे। अच्छा, इस पे कॉपीराइट आ जाएगा, अच्छा ठीक है चलो। हाँ, तो मैं आपको इस पे सुना दूं? नहीं, वो आवाज भी वो पकड़ लेते हैं यूट्यूब वाले। अच्छा, आजकल उन्होंने तो जिंदगी खराब की हुई है सबकी जी। ठीक है, मैं ये करता हूँ ना, दोनों ना प्ले करते ना कुछ करते, मैं आपको ट्रांसलेट करता हूँ क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैंने सुना है मोहम्मद बिन सलमान को, मुझे पता है, उन्होंने कहा है कि वो कह रहे हैं दैट द न्यू यूरोप विल बी इन द मिडिल ईस्ट। हाँ, दिस इज व्हाट ही सेड।
एग्जैक्टली। The new Europe will be the Middle East और तालियां बजनी है, तालियां जी। पाकिस्तानी नहीं दिखा मुझे पता लगा। The kingdom of बाकी Saudi Arabia in the next 5 years will be totally different। आप सोचिए वो कहाँ ले जा रहे हैं। और आप कह रही है कि जमहूरिया है, नहीं जमहूरिया नहीं, क्या जमहूरिया है, पाकिस्तान जो है वो भी जी कंप्लीटली डिफरेंट होगा। हमने न्यूक्लियर बम मार देना है जी। नहीं नहीं, हमने नहीं कहना सर न्यूक्लियर बम क्यों मार देंगे खामा खाई, वो हमने सिर्फ डराने के लिए रखा हुआ है। किसको डरा दिए आप? हम तो डर नहीं रहे। दिक्कत है कि डर कौन रहा है उससे, हम तो ये खुद ही डर रहे हैं सर, हमने अपने आप को डराने के लिए रखा हुआ है, अपने ही लोगों को डराने के लिए रखा हुआ है। इमरान खान ने नहीं कहा था, इमरान खान ने नहीं कहा था कि अगर मुझे नहीं ला रहे थे एटम बम मार दो पाकिस्तान पे। ये इमरान खान की स्टेटमेंट मौजूद है, मतलब अपना बम अपने ही सर पे वो मारने को बोल रहे थे। तो यहाँ पे तो खैर हमने न जाने किसको डराने के लिए रखा है, लेकिन बहरहाल डराने के लिए रखा है। वैसे भी कहा जाता है ये चलाने के लिए नहीं होता, डराने के लिए होता है। मगर सऊदी अरब चेंज होगा तो मैं बोलना चाह रहा हूँ इससे पहले कि हम लोग पॉइंट भूल जाए। देखिए अगर मोहम्मद बिन सलमान साहब, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, अगर मैं कभी कभी देखता हूँ ना कि वाकई में कॉन्स्पिरेसीज होती हैं क्या दुनिया में, कई बार लगता है एक आदमी आज से 4 साल पहले कह रहा है कि मैं मिडिल ईस्ट में नया यूरोप देखता हूँ, और फिर ये हो गया हमास, और ये साला किसी ने करवाया होगा। ये इजराइल और उसकी लड़ाई है ही नहीं, मुझे लगता है हमास, ये लड़ाई बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान के उस प्रोग्रेसिव आउटलुक से जो वहां का कट्टरवादी जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं। वरना अचानक से इतने सारा वो बम मार देना और पूरी की पूरी जो उनकी स्टेटमेंट है वो बेचारे बैक ट्रैक पे चले गए। सो आई थिंक इट्स नॉट अ वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास, it's a war between Mohammed bin Salman's visionary idea for the Arabia and the Middle East for coming generation versus those who want to keep Arabia involved into these kind of destructive and sabotaging activity। नहीं सर, डेफिनेटली आई विश के मोहम्मद बिन सलमान जो कह रहे हैं वो कर भी पाए, इसलिए कि वो इजराइल के साथ भी टर्म्स ठीक करने जा रहे हैं। सर इंशाल्लाह बोलेंगे तो नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। मुझे एक एम्बेसडर मिले यहाँ पर पाकिस्तान में, इजिप्ट के एम्बेसडर हैं, अब तो खैर चले गए हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि उन्होंने अपने ऑफिस में पाकिस्तान में ही अपने एम्बेसी के अंदर उन्होंने किसी को कोई काम बताया, पाकिस्तानी को, वो एम्प्लॉय होंगे वहां पे कोई पाकिस्तानी, उनको उन्होंने काम बताया। कहते हैं उसने मुझे कहा इंशाल्लाह, तो उसने, मैंने कहा नो इंशाल्लाह, यू विल डू इट और यू विल नॉट डू इट, सिर्फ मुझे ये बता दो। इसलिए कि इंशाल्लाह बोल के तुम लोग छोड़ देते हो काम। तो हाँ कि भाई हम क्या करें, अल्लाह ही नहीं चाह रहे तो हम क्या करें। पाकिस्तान में अगर इंशाल्लाह लिख दे ना तो उसका बोल दे, तो उसका मतलब है कि हम काम नहीं करेंगे। हमारे एक बड़े अच्छे जो थे, खैर ये टॉपिक हटके रहे, लेकिन ये कि हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हुआ करते थे आदिश कावस जी, मैंने उनसे बहुत सीखने की कोशिश की और उनके आर्टिकल्स में बहुत देखा करती थी, पढ़ा करती थी, डॉन में लिखते थे। तो वो उनका अभी भी मौजूद है कहीं ना कहीं नेट से, मैं आपको भेजूंगी, कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वो जब घर बनाने लगते हैं ना, कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें बहुत ज्यादा मिलावट की जाती है, कि सीमेंट में बहुत ज्यादा बजरी या वो जो होता है उसको बहुत ज्यादा मिक्स करते हैं। कहते हैं उसके बाद माशाल्लाह लिख देते हैं बिल्डिंग के ऊपर, कि ऊपर वाला बचा लेगा, कि हमने एक कमजोर बिल्डिंग बनाई है, तो हमने बहुत ज्यादा मिलावट करके और फिर माशाल्लाह कहते हैं, बड़ा बड़ा लिख देते हैं। तो हम वो वाली कौम है सर, हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश ना, कि हम इंशाल्लाह माशाल्लाह से आगे बढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ तो अभी भी अगर माशाल्लाह कहते हैं, मैं तो सर पकड़ लेती हूँ, मैं कहती हूँ माशाल्लाह मत बोला करो, काम मुझे लगता है पाकिस्तान बनने के बाद हम लोग कौमुल काफरीन बन गए, आप कौमुल अजरुद्दीन बन गए, हमें लग रहा है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा खराब रहा है माशाल्लाह के ऊपर। मैंने जब जब माशाल्लाह बोला मेरा काम नहीं हुआ। अच्छा आप बोलिए माशाल्लाह, आप बोलिए माशाल्लाह, मुझे सुनाई दे रहा है मार्शल लॉ, एक तो ये डर लग रहा है मुझे। सर शुभ शुभ बोले क्यों मरवाएंगे, पहले ही हम लोग एक तरह के मार्शल लॉ में ही रह रहे हैं, आपको अब मेरा माशाल्लाह भी मार्शल लॉ सुनाई दे रहा है। खैर एनीवे, थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, और आई होप कि बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।